बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं नाज़ीवाद के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, हिटलर के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। हिटलर का प्रोपेगेंडा क्या था, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा क्या था। इस चैप्टर की वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप हल नहीं कर पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है। ये बच्चों एक सपोर्टिंग मटेरियल है, उसके ज़रिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। बच्चों मैं आपसे बता दूं, जर्मनी में हिटलर का उदय और नाज़ीवाद का उदय, उसके पीछे मेन कारण जो था वो प्रथम विश्व युद्ध ही था। ये 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था और ये दो शक्तियों के बीच में लड़ा गया था, दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। ये दो गुट थे, इन्हें इन नामों से पुकारा जाता था। पहला जो गुट था उसे मित्र शक्तियों के नाम से जाना जाता था, दूसरा केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना जाता था। बच्चों जो मित्र शक्तियां थी उनमें जो मेन देश थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। बच्चों ये उस टाइम की विश्व की महान शक्तियां थी। दूसरे जो देश थे उनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं दोनों के बीच में हुआ। और बच्चों मैं बता दूं, नाज़ीवाद और हिटलर के उदय का मुख्य कारण ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध थे वही थे, क्योंकि इसमें जर्मनी की हार हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कौन हारा था बच्चों? जर्मनी। अब बच्चों चैप्टर को मैं आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी किन किन के बीच में लड़ा गया उसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बता देता हूं। अब बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही देन था, क्योंकि जो जर्मनी पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे उन आर्थिक प्रतिबंधों ने या जर्मनी की जो बेइज्जती हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसने जर्मनी के अंदर एक लावा भर दिया था और वो चाहता था कि जो उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे उसका पीछा छूटे, उससे उसका छुटकारा मिले। इसीलिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध का जो टाइम था वो 1939 से 1945 तक था। और ये भी बच्चों दो शक्तियों में हुआ। उनके जो मुख्य देश थे जिसे हम मित्र राष्ट्र कहेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी तरफ जो मुल्क थे उनमें बच्चों जर्मनी, इटली, जापान था। और बच्चों जो ये द्वितीय विश्व युद्ध था इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। लेकिन हम बात वहीं पर पहुंचाएंगे, क्योंकि विश्व युद्ध का कारण जो है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, वो जर्मनी की संधि थी और वो कैसे हुई उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। बच्चों जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ जून 1919 में, तो विश्व युद्ध हारी थी जर्मनी। जर्मनी और उसके जो दोस्त देश थे, मित्र राष्ट्र थे, वो हारे थे। ऐसे में उनके ऊपर एक संधि थोपी गई जिसे वर्साया की संधि के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये जो वर्साया की संधि थी इसमें क्या क्या नियम थे, क्या क्या पॉइंट थे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। बच्चों ये वर्साया की संधि थी, इसमें मेनली 5 पॉइंट थे। सबसे पहले युद्ध का जो जिम्मेदार था वो सिर्फ जर्मनी को ठहराया गया कि भाई ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ है इसके जिम्मेदार जर्मनी थी। दूसरा, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत, यानी कि युद्ध अपराध के भाई ये युद्ध के अपराधी हैं और इन्होंने युद्ध किया है, इन्हें हर जाने के तौर पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। बच्चों जिस तरीके से इंडिया की करेंसी का नाम रुपया, रूस की करेंसी का नाम रूबल, अमेरिकी करेंसी का नाम जो है डॉलर, इसी तरीके से इंग्लैंड की जो करेंसी है उसका नाम है पौंड। और ये एक महंगी करेंसी है, यानी कि 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। इतना पैसा किसको देना पड़ेगा? जर्मनी को। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। जर्मनी के सारे उपनिवेश, यानी कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने भारत को कब्जा रखा था, भारत पर कब्जा कर रखा था, या आपका मलेशिया पे कर रखा था, इंडोनेशिया पे कर रखा था, श्रीलंका पे कर रखा था, इसी तरीके से जर्मनी ने भी काफ़ी सारे इलाकों पर कब्जा कर रखा था। उन उपनिवेशों को आज़ाद कर दिया। आज़ाद क्या करा? मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इससे क्या हुआ? 10% आबादी जर्मनी की, 13% उसका जो भूलैंड था वो, 75% लोहे के जो भंडार थे, जो लोहे की खानें थी वो, और 26% कोयले के भंडार।
यानी कि इतना बड़ा अमाउंट मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। यानी जर्मनी के जितने उपनिवेश थे वो सारे के सारे, कुल आबादी भी 10%, 13% जो ज़मीनी लैंड था, भूमि थी, वो भी चली गई। 75% लोहे के जो खान थी, खदान थी, वो सब चले गए। 26% कोयला। ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए उसकी सेना ख़त्म कर दी कि भाई अब जर्मनी में कोई सेना नहीं रहेगी। फिर इनका खनिज संसाधनों वाला, जर्मनी का जो खनिज संसाधनों का एक इलाका था जिसे राइन लैंड कहते थे, इसे भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए सारे के सारे काम कर दिए गए। यानी कि वार्साय की संधि के 5 फैक्ट थे, जिसमें मैंने बताया कि क्षति के रूप इसे जो युद्ध का जिम्मेदार वो जर्मनी को बताया गया। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया और जितनी भी भूमि थी, जितना भी इलाका था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था। जर्मन सेना ख़त्म कर दी, है ना, राइन लैंड कब्जा लिया। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी और अपमानजनक संधि थी जो जर्मनी को झेल। वाइमर गणराज्य। बच्चों, वर्साय की संधि के बाद जर्मन में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। यानी कि वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई और जिसने कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब बच्चों, जर्मन में जब युद्ध के रूप में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, उन प्रतिबंधों के कारण क्या स्थिति पैदा हुई वाइमर गणराज्य की, तो उसके बारे में हम समझेंगे। बच्चों, पहला है वाइमर गणराज्य ने ही वार्साया की संधि की थी। यानी कि जो वर्साया पैक्ट हुआ था वो वाइमर गणराज्य ने ही किया था। इसीलिए इस अपमानजनक संधि के लिए जर्मनी के लोग वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार मानते थे कि भाई हमारे देश में जो वाइमर गणराज्य बना है वही इस बात के लिए जिम्मेदार है। और वाइमर गणराज्य को युद्ध हर जाने देना पड़ा था, जिससे आर्थिक क्षति हुई, यानी कि इकोनॉमिकल डाउनफॉल हुआ। इसके बाद वाइमर गणराज्य को अति मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं बच्चों? अगर आपको नहीं पता तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगे और उस देश की मुद्रा की कीमत डाउन हो जाए, उसे बच्चों हम जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। और वाइमर गणराज्य को लोग जो है नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया करते थे कि ये जो वाइमर गणराज्य के लोग हैं, जिन्होंने वाइमर गणराज्य स्थापित किया है, ये जो है नवंबर के अपराधी हैं। वाइमर गणराज्य को लोग स्पॉट किट्स लीग के क्रांतिकारियों का सामना भी करना पड़ा। यानी स्पॉट किस्ट जो लोग थे, उन्होंने जो है इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इन सभी कारणों से, पीछे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जर्मनी पर संधि थोपी गई थी, इन सभी कारणों से 1929 से 32 के दौर में, यानी कि 3 साल, जर्मनी में एक व्यापक आर्थिक मंदी हुई। उससे औद्योगिक उत्पादन घटने लगे, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। अब इतनी सारी समस्या पैदा होने के कारण लोग जो है वाइमर गणराज्य से छुटकारा चाहते थे। और जब इससे छुटकारा चाहते थे तो इसी दौर में, इसी पृष्ठभूमि में हिटलर का उदय हुआ। यानी कि जब लोग जर्मनी के वाइमर गणराज्य से थक गए, नई नई पार्टियां बनने लगी, वाइमरों के खिलाफ विद्रोह होने लगे, ऐसे में उन्हें एक ऐसा मसीहा चाहिए था जो जर्मनी को उनकी बेरोजगारी, उनकी खराब आर्थिक स्थिति से निकाल सके। तो उसी दौर में हिटलर का उदय हुआ। बच्चों, हिटलर का उदय और पतन, उदय मतलब पैदा होना और बढ़ना, और उसका पतन यानी डाउनफॉल होना। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्म, यानी कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ 1889 में। जर्मनी की सेना में शामिल हुआ हिटलर और अपनी बहादुरी से इसे काफ़ी सारे मेडल मिले, सम्मान मिले, जिसके कारण ये लोगों की नज़र में आया। इसके बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका चीफ बनाया गया। बाद में यही पार्टी नात्सी पार्टी के नाम से जानी गई। जो बच्चों चैप्टर में नात्सी था वो यही है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी, यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसी को बच्चों नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। अब धीरे धीरे हिटलर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस प्रभाव बढ़ने से 30 जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। बच्चों, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की अहमियत
सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जर्मनी के जो मेन इंचार्ज होता है, मेन लीडर होता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चांसलर। ठीक है, जर्मन चांसलर बना। देखो, अब जैसे ही वो चांसलर बना, वो चाहता था कि उसके पास में सारी की सारी पावर आ जाए, क्योंकि वो अपने हिसाब से देश को जब ही चला सकता था। इसी के तहत 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री यानी अग्रिम अध्यादेश जारी किया गया। उसमें क्या किया गया, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी, प्रेस यानी कि अखबार मीडिया की आज़ादी खत्म कर दी, सभा करने की आज़ादी खत्म कर दी, और नागरिकों के जो अधिकार थे वो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन्ड कर दिए, निलंबित कर दिए। यानी कि अगर कोई अखबार कुछ लिखेगा, उससे पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति अपने विचार खुले तौर पर अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जो सरकार के आदेश हैं, सरकार के विचार हैं, वही लोगों के विचार होंगे। अब अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि इसे बेशुमार ताकत हासिल हो जाए, उसने इनेबलिंग एक्ट यानी कि विशेष अधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को पारित कर दिया। अब इस कानून के बनने के बाद में अब सारी की सारी ताकत अकेले हिटलर के पास आ गई। यानी कि अब जर्मनी में हिटलर ने जो आदेश दे दिया वही कानून बन जाएगा। संसद कुछ भी नहीं करेगी, संसद तो सिर्फ सपोर्टिंग होगी। हिटलर ने कहा कि भाई दिन को रात तो रात ही है, रात को दिन कह दिया तो दिन ही है। यानी कि इस तरह की पावर उसको मिल गई। अब इन पावरों के मिलने के कारण 1933 में लीग ऑफ नेशन ने जर्मनी को बाहर कर दिया। अब बच्चों, ये लीग ऑफ नेशन क्या है? बच्चों, वर्तमान में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूं मानिएगा, एडवांस वर्जन है लीग ऑफ नेशन का। पहले विश्व युद्ध के बाद जो जितनी जनहानि हुई थी, जितने लोग मारे गए थे, तो दुनिया के सभी देशों ने सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, इससे बचने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक संस्था बनाई, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। और ये जो लीग ऑफ नेशन थी, इसका काम था कि विश्व में जो देश हैं, अगर वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए, या अगर लड़ाई हो रही है उनके बीच में, मध्यस्थता करके उनके बीच की लड़ाई को दूर करें। तो बच्चों, ये था लीग ऑफ नेशन। इसने क्या काम किया? जर्मनी में हिटलर के प्रभाव को बढ़ता देख के उसने जो है क्या काम किया, उसने जर्मनी को ही लीग ऑफ नेशन से बाहर कर दिया। नेशन से बाहर होते ही हिटलर जो है आग बबूला हो गया, और उसने जो है 1936 में अपना वही राइनलैंड दोबारा कब्जे में ले लिया। बच्चों, मैंने राइनलैंड के बारे में आपसे बताया था, खनिज संपन्न इलाका था, लोहे की खदानें थी, कोयले की खदानें यहाँ पर थी, और जो पहले विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। अब इसके बाद हिटलर ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता की नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया जो देश था, उसे किस में मिला लिया? जर्मनी में मिला लिया। और जर्मनी में मिलाने के बाद इसने उससे अगले साल ही सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। और सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला करना ही बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत थी। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वार का थोड़ा सा आगे को जो बढ़ता है, सितंबर के महीने में अगले साल यानी सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने एक संधि की आपस में, और इन्हीं देशों को बच्चों धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो धुरी राष्ट्र थे वो कौन कौन से देशों को मिलाकर थे? जर्मनी, इटली और जापान। और बच्चों, जो मित्र राष्ट्र थे उनमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन। बच्चों, सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ, और आज के दौर में कह सकते हैं रूस, और रूस के साथ जो उस वक्त पे देश मिले हुए थे वो सोवियत यूनियन थी। अब हिटलर द्वारा जून 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने संगठन बना लिए 1941 में जर्मनी ने क्या काम किया? सोवियत यूनियन पर, सोवियत संघ पर हमला कर दिया। मई 1945 में जर्मनी की हार होगी, और जर्मनी की हार से ही हिटलर का पतन हो गया। लेकिन अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान का जो शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, इन पे बच्चों परमाणु बम गिरा दिया। और इस परमाणु बम के गिराने से क्या हुआ?
जापान की भी हार होगी और जापान की हार होने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। बच्चों मैं आपसे बता दूं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी थे ये जापान के बहुत ही बढ़िया शहर थे, बड़े शहर थे, और इन शहरों पर अमेरिकी वायुयानों ने परमाणु बम गिराए गए। विश्व इतिहास में जिसके साक्ष्य हैं और लोग मानते हैं कि परमाणु बम का प्रयोग किया गया वो ये दो ही शहर हैं। और बच्चों परमाणु बम का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर दिव्यांग यानी कि अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। अब बच्चों देखते हैं जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण क्या थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से जर्मनी में हिटलर जैसे शासक का उदय हुआ। लोगों ने उसे सहयोग दिया और हिटलर की एक जबान पे पूरा जर्मनी लड़ने को तैयार था, हर तरीके से सपोर्ट कर रहा था। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला था वर्साया की संधि। वर्साया की संधि इतनी अपमानजनक संधि थी जिसे जर्मनी के लोग पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें यह था कि भाई कितनी बुरी तरीके से हमें इसमें फंसा दिया गया है। दूसरा आर्थिक मंदी। वर्साया की संधि के कारण जो है जर्मनी में आर्थिक मंदी थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, खाने तक से परेशान थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसा मसीहा चाहिए था जो उनकी मदद करे। मैं बता चुका कि आर्थिक मंदी होगी तो बेरोजगारी होगी। उन्हें सर्वहाराकरण का भी डर था। इसमें नात्सियों का जो प्रोपोगेंडा था वो भी अहम था। नात्सियों के बारे में मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगा। नात्सियों के विचार क्या थे, नात्सी चाहते क्या थे। अमूल परिवर्तनवादी जो थे और समाजवादी, इनके बीच में आपस में फूटती जर्मनी के, जिसने भी हिटलर को उदय होने में योगदान दिया था। और बच्चों वायमर रिपब्लिक की बहुत सारी कमजोरियां थी। जैसा मैं ऊपर बता चुका कि जो संधि थी वो संधि वर्साया की जो संधि की गई थी उसे उन्हें अपनाना नहीं था, और अगर अपनाना भी था तो बहुत हद तक उनमें छूट लेनी थी। तो ये बहुत सारे कारण थे जिनके कारण जो है जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ, यानी कि हिटलर का उदय हुआ। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, जो नाजी थे उनका विश्व दृष्टिकोण क्या था, वे विश्व के बारे में क्या देखते थे। नाजी या नाजी बच्चों इस एक ही वर्ड है ये। जीवन परिधि, जीवन परिधि क्या था उनका, यानी कि हम कह सकते हैं लेबेंसराउम। अपने लोगों को बसाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे नाजी। दूसरा नस्ली कल्पना लोग, वे नस्ली इम्तियाज के शिकार थे, यानी कि यूरोपिया। उन्होंने बताया था कि दुनिया के अंदर उच्च नस्ल के लोगों को ही साम्राज्य करने के लिए पैदा किया गया है, और दुनिया में जितनी भी पूरी दुनिया है वहाँ पर जो हुकूमत कर रहे हैं वो अच्छी नस्ल के लोग ही कर रहे हैं। तीसरा था सक्षम नेतृत्व, यानी कि जो लीडरशिप होनी चाहिए वो ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो देश को सही मायनों में चला सकें। एक राष्ट्रीय जो हो वो समाजवादी हो, यानी कि समाज पर आधारित हो, समाज का भला चाहने वाला हो। फिर नस्ली श्रेष्ठता में शुद्ध और वार्डमिक आर्यों का समाज है। वे मानते थे कि ईश्वर ने या भगवान ने आर्यों को ही दुनिया में शासन करने के लिए भेजा है और वही दुनिया में शासन करेंगे। आर्यों के बारे में मैं बता दूं, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। एक नाक लंबी, गोरा रंग, बाल काले, मतलब बहुत सारी खूबी, ऊंचा माथा, ऐसी बहुत सारी खूबियां आर्यों में बताई जाती हैं। ये सारे के सारे दृष्टिकोण किनके थे, नाजियों के। वे कहते थे कि इनके अलावा और जो लोग हैं वो सेवा कर सकते हैं, शासन नहीं कर सकते। ठीक है। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी। जर्मनी के अंदर जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे। यहूदी एक धर्म है, जीव, जो आजकल इजराइल में है। ये लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे। जो जिप्सी थे शारीरिक रूप से अक्षम थे और यहूदी थे, इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अगर कोई जो है जिप्सी है या फिर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर है या यहूदी धर्म के मानने वाला है, इन सब लोगों को कहाँ से निकाल दिया गया, स्कूलों से, कि अब ये पढ़ाई नहीं करेंगे। दोबारा से स्कूली पाठ्यक्रम लिखा गया और उसमें नस्ली भेदभाव को बढ़ाने व देने वाली किताबें लिखी गई। 10 साल की कोई बच्चा उम्र को पूरी कर चुका होता था, उसे युग फोंग में दाखिला दिलाया जाता था। ये एक युवाओं का संगठन था, युवा संगठन था। और जब बच्चा वो 14 साल का हो जाता था, यानी 4 साल और बड़ा हो जाता था, तब उसे हिटलर यूथ में शामिल किया जाता था, उसकी सदस्यता
दिलाई जाती थी। महिलाओं की स्थिति, बच्चों लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया था कि वो ऐसे लड़कों से शादी करें जो शुद्ध आर्य हों और उनके बच्चे भी आर्य हों। नस्ल की शुद्धता बनाने के लिए यहूदियों से दूर रहना, अपने यहाँ की औरतों से कहा कि आप यहूदियों से दूर रहें। बच्चों का नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया कि माँ अपने बच्चों को नात्सी मूल्यों पर ही शिक्षा दें। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे साम्राज्य की जो सबसे अहम है वो माँ है। सबसे अहम नागरिक कौन है? माँ है। लेकिन बच्चों, अगर किसी वजह से आप कहें कि माँ, सब माँ एक जैसी, उसने ऐसा नहीं माना था। उसने माना था कि जो माएँ जो हैं बच्चों को जो है गलत उनसे पैदा करें, यानी कि यहूदियों के साथ मिलके बच्चे उनके हों, तो उनके साथ तो बड़े अत्याचार होते थे। लेकिन अगर जिनके बच्चे आर्य होते थे, नस्ली रूप से शुद्ध होते थे, उन्हें बेशुमार सुविधाएं दी जाती थी। अस्पताल में सुविधा दी जाती थी, दुकानों पे सामान लेने के लिए छूट दी जाती थी, थिएटरों में, रेलगाड़ियों में टिकट भी सस्ते मिलते थे। और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को तमगे दिए जाते थे कि 4 बच्चे अगर किसी माँ के हैं तो उसे कांसे का तमगा, किसी के 7 बच्चे हैं तो उसे चांदी का मेडल, किसी के 8 बच्चे हैं तो उसे गोल्ड मेडल। इस तरीके से तमगे दिए जाते। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था, यानी कि जो अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा करके मुंह पर कालिक पोत दी जाती थी, पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल में बल्कि उन्हें तमाम नागरिक सम्मान उनके परिवार और पतियों से छीन लिया जाता था। अब बच्चों, नात्सियों का प्रोपोगेंडा क्या था? ये प्रोपोगेंडा क्या था, यानी कि ये क्या फैलाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, या इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सामूहिक हत्या के लिए विशेष प्रकार के शब्द का चयन किया। अंतिम समाधान, ये बच्चों यहूदियों के संदर्भ में था। यूथ नेजिया, विकलांगों के लिए, यानी कि सामूहिक रूप से हत्या करने के लिए 2 शब्द इस्तेमाल करते थे ये लोग। एक तो यूथ नेजिया और दूसरा अंतिम संस्कार। बच्चों, ये जो अंतिम संस्कार था ये यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और यूथ नेजिया विकलांगों के लिए। जर्मनी में जो नाज़ी थे, इन्होंने बेशुमार अपाहिज और यहूदियों को मारा, है ना। इसके अलावा इवैक्यूएशन यानी खाली कराना, इसका अर्थ है लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। एक जगह बना रखी थी जिसमें अपाहिज और यहूदियों को उस चैम्बर के अंदर भर्ती कर देना, डाल देना और गैस छोड़कर उन्हें मार देना। ये भी एक काम था। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छावनियों में पेश करना, यानी कि जो लोग जो हैं, देखो यहूदी 2 थे, एक तो परंपरावादी थे, एक नॉर्मल यहूदी थे। नॉर्मल यहूदियों को तो खाली गैस चैम्बर में डाल के गैस छोड़ कर मार दिया जाता था, और जो परंपरावादी थे, रूढ़िवादी यहूदी थे, उन्हें क्या किया था, सैनिक छावनियों में ले जाया जाता था और जहां उनका खून निकाल निकाल के उन्हें मार दिया जाता था, जिससे कि वो खून जो है विश्व युद्ध के दौरान जो सेना जर्मनी की लड़ रही थी उनके काम आए। इसके अलावा इन सब अपनी बातों को कि यहूदी ख़राब है, लोग इनके खिलाफ ना हो, उसके लिए इन्होंने प्रचार कर रखा था। उन्होंने फिल्म बनाई एक, द इंटरनल ज्यू। इस तरह की सबसे कुख्यात फिल्म थी। ऐसी अकेली फिल्म नहीं थी, फिल्में तो बहुत सारी थी, लेकिन जो उनमें सबसे कुख्यात थी वो यही थी। और इसमें जो है यहूदियों के बारे में दिखाया गया था कि किस तरीके से बहुत ही ख़राब लोग हैं, इन्होंने ईसा मसीह के साथ बुरा किया और ये दुनिया में जो है सबसे ख़राब लोग हैं। नास्तिक विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरें, फिल्में, पोस्टर, आकर्षक नारे, इनका प्रयोग किया गया, यानी कि जिससे कि लोग जो है नास्तियों के विचारों से प्रभावित हों, और उसे फैलाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, पोस्टर बनवाए, फिल्में बनाई और तस्वीरें बनाई और आकर्षक नारे दिए, जिस नारों को सुन के लोग जो हैं उनका फेवर करें। इसके अलावा शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए इन्होंने मीडिया का प्रयोग किया। बच्चों, मीडिया जो है किसी भी लोकतंत्र का या किसी भी देश का एक अहम पिलर होती है, और उसका सही इस्तेमाल जो है किसने किया, ये जो इस्तेमाल किया वो नाज़ियों ने किया,
जिससे कि उनके विचार लोगों तक पहुंचाए जाए और अपनी बात को अच्छी और दूसरों की गलत साबित की जाए। हम आज भी देखते हैं कि विश्व के जो देश चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि वो अपने को अच्छा साबित करें, तो वो मीडिया को खरीद लेते हैं, मीडिया को अपने अंडर में ले लेते हैं। और जब मीडिया उनके अंडर में काम करती है, उनके लिए काम करती है, तो उनका शासन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था नाज़ी और हिटलर का उदय चैप्टर। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया जाए। लेकिन बच्चों, अगर आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होंगे, उसमें कोई वर्ड, कोई क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा जो आपकी समझ में ना आया हो, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।